तीसरे दिन का आगाज़ मेरे लिए काफ़ी खुशगवार था। वही सुबह सुबह उठकर रूममेट्स को उठाना और मिलकर नमाज के लिए जाना। उन दिनों मेरी दुआओं का मरकज़ सिर्फ आईएसएसबी था। मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे यहाँ कामयाब कर दे। आज के दिन मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि आज आउटडोर टास्क थे जिनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। खैर, नमाज से वापस आकर हम सब तैयार हुए आउटडोर टास्क के लिए। हमें वाइट शर्ट, वाइट शॉर्ट और वाइट जॉगर्स पहनने का कहा गया था। हम तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके जोहर हॉल में गए। उधर हमें बताया गया कि सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स टास्क होगा। हमें एलईडी पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया, हर ऑब्स्टिकल कितने कितने मार्क्स कैरी करता है बताया गया। वी ऑल वर अ बिट नर्वस। हमें बताया गया कि 9 ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। रोप क्लाइंबिंग सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता था और ये सबसे ज़्यादा टफ भी था। इसको कंप्लीट करने से आपको 11 मार्क्स मिलते हैं। हमें टास्क एरिया में लेके जाया गया। उधर जाने से पहले हम सब के माइंड में था कि जीटीओ हम में से किसी एक को ऑब्स्टिकल्स करने को कहेगा तो हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे और यूँ आइडिया हो ही जाएगा कि किस तरह ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने हैं। लेकिन जब हम उधर गए तो मंज़र कुछ और ही था। एक इनक्लोज्ड ग्राउंड था जिसके अंदर जाना अलाउड नहीं था। एट अ टाइम एक कैंडिडेट ही जाता था और वो बाहर आकर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद आपको मिल भी नहीं सकता था, बल्कि उसे डायरेक्ट अपने रूम में जाने के लिए कहा गया। इस तरह हम लड़के को टास्क करता हुआ देखना तो दूर की बात, हम उससे उसका एक्सपीरियंस भी नहीं पूछ सकते थे। लड़कों को रैंडम पैटर्न में एक एक करके जाना था, ये हमारी मर्ज़ी थी। खैर, एक दो लड़कों के बाद मैं गया। जाने का भी एक रूल था कि आपने वॉक करते हुए नहीं जाना, बल्कि रनिंग करते हुए जाना है और रनिंग करते हुए ही वापस आना है। मैं रनिंग करता हुआ एक्टिविटी एरिया में गया। वहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे थे। इन सब को क्रॉस करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट थे और ऑब्वियसली ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था। खैर, मेरे से जीटीओ ने पूछा, आर यू रेडी? आई सेड यस सर। साथ ही सीटी बजी और मेरा वक्त शुरू हो गया। मैं सबसे पहले बॉक्सिंग रिंग में से गुजरा, उसे क्रॉस करके मंकी ब्रिज के ऊपर। ये 10 फुट ऊंचा था। इसमें आपको एक रस्सी पे चलना होता था। नीचे कोई मैट्रेस नहीं रखा था, सिर्फ मट्टी को ज़रा नरम किया गया था। सो अगर मैं इस पर से गिरता तो ज़ख्मी ना होता, ऐसा मुमकिन नहीं था। एक तरफ सीढ़ियों से चढ़ा, ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ एक रस्सी की मदद से उतरना था और हमें वार्न किया गया था कि अगर आप इस रस्सी से स्लाइड करके उतरोगे, जो कि एक आसान तरीका था, तो आपके हाथ बुरी तरह छिल जाएंगे। खैर, अल्लाह अल्लाह करके मैं उस पर से बाहिफाजत उतर गया। फिर मैं जिग जैग, लॉन्ग जंप, प्लैंक जंप करके हाई जंप की तरफ भागा और उसे करते हुए बुरी तरह गिरा, मगर ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर उठकर दूसरे ऑब्स्टिकल की तरफ भागने ही लगा था कि सीटी बजी और 2 मिनट पूरे हो गए और मैं भागता हुआ बाहर चला गया। जब बाहर गया तो शुक्र है उधर पानी का एक कूलर रखा हुआ था। मैंने पानी पिया और अल्लाह का काफ़ी शुक्र अदा किया, क्योंकि काफ़ी लड़के काफ़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। जहाँ देखो खून नज़र आ रहा था। मेरे एक ग्रुप के लड़के का तो पाँव काफ़ी बुरी तरह मुड़ा था जिग जैग से जंप करते हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। मेरे से ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट नहीं हुए थे कॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मगर कुछ लड़कों ने कंप्लीट भी किए क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिस करके आए थे। एक सुपरमैन ने तो कंप्लीट करने के बाद दोबारा रिपीट भी किए, लेकिन बाद में यही लड़के नॉट रिकमेंड हुए। और एक केस में ऐसा भी देखा जिसमें लड़के ने सिर्फ 2 ऑब्स्टिकल्स किए और वो रिकमेंड हो गया। आप कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। खैर, इसके बाद हमारे आउटडोर ग्रुप टास्क होने थे, सो हमें जीटीओ टास्क एरिया में ले गया। वो लड़का जिसका पाँव मुड़ा था और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, उसे डॉक्टर के पास भेज दिया गया और उसके जाने के बाद जीटीओ हमसे कहने लगा कि ये लड़का अपना ही नुकसान कर रहा है, इसे इतनी चोट कोई नहीं लगी जितना शो कर रहा है, बाद में पछताएगा। सो हमारी एजम्पशन थी कि ये तो पक्का नॉट रिकमेंड होगा, कॉज फोर्सेस बहादुर लड़के सेलेक्ट करती है और ये अपनी चोट को लेके बैठ गया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर बाद में पता चला कि वो लड़का रिकमेंड हो गया है। खैर, सबसे पहले हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था। इसमें एक स्टार्टिंग लाइन थी और एक फिनिशिंग लाइन थी। जीटीओ ने हमें बताया कि ज़मीन से जो ऊपर वाला एरिया है वो आपके लिए इन बाउंड है, यानी आप इस पे चल सकते हो, और ज़मीन आप सब के लिए आउट ऑफ बाउंड है, यानी उधर आप ना चल सकते थे ना ही अपना सामान रख सकते थे। एक्चुअली तमाम टास्क में आपको सामान दिया जाता था और अपने दिए गए टाइम में सामान को और सारे मेंबर्स को फिनिशिंग लाइन पे पहुंचाना था। इसके बाद हाफ़ ग्रुप टास्क था, उसमें ग्रुप मेंबर्स को हाफ़ कर दिया गया, यानी 5-5 मेंबर्स को ग्रुप बनाकर टास्क किया गया। ये टास्क भी वैसा ही था। इन टास्क में मैंने एक चीज़ नोट की कि जीटीओ आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम देता था वो पूरा होने से पहले ही हमें रोक दिया जाता था और कहता था कि टाइम पूरा हो गया है, रुक जाओ। ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं, सब ने नोट की और ये वक्त
में एक इंसान को गलती लग सकती है, सबको नहीं। खैर, ये दोनों टास्क मेरे काफ़ी अच्छे हुए थे और अब कमांड टास्क की बारी थी। इस टास्क में जीटीओ हमें एक लाइन में खड़ा करता और पूछता कि कौन पहले आना चाहता है। मैं हर दफ़ा हैंड रेज़ करता, मगर पता नहीं क्यों मेरी बारी सबसे एंड में आई। खैर, जिसकी बारी होती उसे जीटीओ अपने साथ कहीं दूर ले जाता और उसके चेस्ट नंबर से पिछले 4 चेस्ट नंबर वालों को उसके साथ टास्क करना होता था। फॉर एग्जांपल, अगर चेस्ट नंबर 5 का जीटीओ कमांडर बनाता था तो 5 से पीछे चेस्ट नंबर 4, 3, 2, 1 उसके ग्रुप मेंबर्स होते थे, जिनको अपने कमांडर यानी चेस्ट नंबर 5 के साथ टास्क कंप्लीट करना होता था। इस तरह मैं बहुत दफ़ा टास्क में मेंबर बना और कमांडर के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। एक टास्क में काफ़ी लंबी जंप थी। मुझे कमांडर ने कहा कि जंप करो, तो जीटीओ ने उसे कहा कि आप चेस्ट नंबर 4 को छोड़ो, खुद जंप करके दिखाओ। तो कमांडर से जंप नहीं पूरी हो सकी। फिर जीटीओ ने बारी बारी सबको जंप करने को कहा, मुझे भी कहा और मैंने जंप किया। एंड पे एक लड़के को जीटीओ ने कहा कि जंप करो, तो कहता सर नहीं, मेरे से नहीं होगी, जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है कि आप अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं मान रहे। खैर, जीटीओ के इंसिस्ट करने पर उसने जंप किया तो सबसे लंबी जंप उसी की थी। तो जीटीओ ने मजाकन उसे कहा कि यार, तुमने तो उड़ के दिखाया है, एवं ही डर रहे थे तुम। खैर, ये लड़का भी नॉट रिकमेंड हुआ बाद में। अब एंड में मुझे जीटीओ ने कमांडर बनाया और वो मुझे अकेले में टास्क समझाने के लिए मेरी टीम से काफ़ी दूर ले गया। पहले जीटीओ ने मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया, उसमें वही क्वेश्चन पूछे जो डिप्टी ने मेरे बायोडाटा फॉर्म से पूछे थे। मेरे से मेरे मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की एग्जैक्ट परसेंटेज पूछी गई, जो मैंने बता दी। फिर मेरे से सवाल किया गया कि अगर हम आपको ऑफ़र करें कि पीएफ छोड़ के आर्मी में आ जाओ, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं जस्ट पीएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई डोंट नो मेरे इस जवाब ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया या नेगेटिव। मेरे से सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए गए। खैर, फिर जीटीओ ने मुझे मेरा टास्क एक्सप्लेन करना शुरू किया। मेरा टास्क अब तक का सबसे मुश्किल टास्क था और ये बात सब ग्रुप मेंबर्स ने एडमिट की। मेरा टास्क अंडरग्राउंड था, ऐसा टास्क पूरे ग्रुप में किसी को नहीं मिला था। खैर, जब जीटीओ ने मुझे ग्रुप को बुलाने को कहा तो मुझे पूरे ज़ोर से शाउट करके उन्हें बुलाना था, क्योंकि मेरा ग्रुप काफ़ी दूर खड़ा था। तब मेरा ग्रुप आया तो मैंने टास्क शुरू किया। इन टास्क का एक रूल होता है कि टास्क शुरू होने से पहले सामान जिस ऑर्डर में पड़ा होता है, आपको वो याद रखना होता है, और टास्क कंप्लीट करने के बाद सामान को उसी ऑर्डर में वापस रखना होता है। मेरा कमांड टास्क में एक मज़े की चीज़ ये हुई कि मेरे ग्रुप को बुलाने से पहले जीटीओ ने टास्क के बारे में कंडीशंस दी थी, वो मेरे टास्क शुरू करने के बाद बिल्कुल चेंज कर दी और न्यू कंडीशंस के मुताबिक टास्क कंप्लीट करना तकरीबन नामुमकिन था। मेरा कमांड टास्क इतना अच्छा नहीं हुआ था। अब फाइनल ग्रुप टास्क की बारी थी और इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश में बात करना अलाउड होता था। इस टास्क में कोई कमांडर नहीं था, बल्कि पूरे ग्रुप को मिलकर टास्क कंप्लीट करना था। बाकी टास्क की तरह इसमें भी सामान समेत सबको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी थी। टास्क शुरू हुआ ही था और हम सब प्लान कर रहे थे कि टास्क कैसे करना है कि जीटीओ ने बोला चेस्ट नंबर 2 ग्राउंड इज़ इन बाउंड फॉर यू, यानी चेस्ट नंबर 2 आप ज़मीन पर चल सकते हो। और वो लड़का भाग कर फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके टास्क एरिया से बाहर चला गया। इसी तरह एक और लड़के को कहा और उसने भी ऐसा ही किया। फिर यही बात जीटीओ ने मुझे कही और मैं भी भेड़ चाल चलता हुआ फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर गया और मुझे उधर जाकर ख्याल आया कि यार, मैं सामान उठा के भी तो ला सकता था। खैर, इसी तरह पूरा ग्रुप बेवकूफ़ों की तरह फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर गया और सामान वहीं पड़ा रह गया और हम फाइनल टास्क में फ़ेल हो गए। मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था अपनी बेवकूफ़ी पर। फिर जीटीओ ने हम सब को पेजेस दिए जिसमें आईएसएसबी के बारे में आपने ख्यालात का इजहार करना था। उसके बाद जीटीओ ने हमें लेक्चर दिया कि आप लोग सब बहुत टैलेंटेड हो तो ही आईएसएसबी में पहुंचे हो, वरना इनिशियल्स ही पास ना कर पाते। अगर सेलेक्ट नहीं होते तो हिम्मत नहीं हारनी, दुनिया में और बहुत फील्ड्स हैं। खैर, अब हमारे साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू की बारी थी और हम सब बहुत बुरी तरह थक चुके थे। फिर हम अपने अपने रूम्स में गए और तैयार होकर इंटरव्यू के लिए गए। साइकोलॉजिस्ट का फ्लोर काफ़ी अजीब था, काफ़ी अजीब अजीब पिक्चर्स लगी हुई थी हर तरफ, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। खैर, मेरी बारी आई और मैं रूम के बाहर चेयर पर बैठ गया कि अंदर से लड़का निकले और मैं जाऊं। वो काफ़ी देर बाद निकला और लाइट ऑफ हो गई। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ कि अभी लाइट ऑन होगी और मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। मैं तकरीबन 20 मिनट खड़ा कॉन्स्टेंटली लाइट को देख रहा था। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार के बाद लाइट ऑन हुई और मैं नॉक करके एंटर हुआ।
साइकोलॉजिस्ट काफ़ी सड़ियल था। उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और इशारे से अंदर आने को और चेयर पर बैठने को कहा। उसने मुझे ख़ुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा, जो मैंने इंग्लिश में किया, तो अगला सारा इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में ही हुआ। सबसे पहले उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि नजम, आपके लिप्स बहुत पिंक हैं, लिपस्टिक लगाई है या पान खाते हो? मैंने कहा सर नेचुरली पिंक हैं। फिर मेरे से पूछा कि नजम, एयरफोर्स में तो जहाज़ क्रैश हो जाते हैं, जान का ख़तरा होता है, तो क्या आपको मंजूर है? मैंने कहा यस सर, आई एम 100% रेडी फॉर इट। फिर कुछ सवाल फैमिली इनकम से रिलेटेड थे। फिर उसने पूछा कि एक बॉल पॉइंट और कटर में कोई सी 5 सिमिलरिटीज़ बताओ। मेरे बताने के बाद उसने मुझे उठ के जाने का इशारा किया, मुंह से कुछ नहीं बोला और मैं थैंक यू सर कह कर चला गया। आज के तमाम टास्क पूरे हो गए और मैं काफ़ी थक चुका था, सो आके सो गया। जब आँख खुली तो सबको रूम्स से निकाला जा रहा था। आज इतने दिनों बाद पहली दफ़ा हमें आईएसएसबी सेंटर से बाहर जाने की परमिशन मिली थी और हमारे साथ एक कैमरामैन था जिसने हम सब की पिक्चर्स लीं। हम सब इतने हेक्टिक दिन के बाद बेइंतहा थक चुके थे और कुछ तो लाइट्स ऑफ होने से पहले ही सो गए।